हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की चौथे क्लास की हिंदी की किताब का थर्ड चैप्टर झीलों की नगरी। तो इस चैप्टर में बताया गया है उदयपुर के बारे में। जो उदयपुर है वो राजस्थान में है और यहाँ पर क्या है, बहुत सारी झीलें हैं, तो इसलिए इस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो जो कंकु है वो कहती है कि मैं कंकु हूँ और उदयपुर में रहती हूँ। तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि उदयपुर कैसा है, यहाँ पर क्या है। तो जो उदयपुर नगर है वो कहाँ पे है? अरावली जो पर्वतमाला है उसके बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरावली पर्वतमाला के बीच में। और इस नगर के चारों ओर क्या है? झीलें ही झीलें हैं, जैसे कि पिछौला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, दूध तलाई, जना सागर, ये सारी झीलें यहाँ पर हैं। इसी वजह से इस नगर को क्या कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। और जब बारिश होती है, बरसात की जब ऋतु आती है, तो इन झीलों की जो छटा है और भी अधिक बढ़ जाती है, तो ये झीलें और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। जैसे कश्मीर में होती हैं झीलें, वैसी ही ये दिखाई देती हैं। तो ये जो झीलें हैं बिल्कुल ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि हम कश्मीर में आ गए हों, उसी की तरह बहुत सुंदर प्रतीत होती हैं। तो इसी वजह से लोग इसको राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। तो उदयपुर को लोग राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, क्योंकि जो ये झीलें हैं बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, जैसे कि कश्मीर की झीलें हैं वैसी ही प्रतीत होती हैं। तो फतेह सागर के बीच क्या है? एक उद्यान बना है जिसको कहते हैं नेहरू उद्यान। तो फतेह सागर के बीच में बना है नेहरू उद्यान। तो ये जो झीलें हैं इसके पानी में ही जग निवास और जग मंदिर नाम के जल महल भी हैं। तो झीलों के बीच में ही क्या है? जग निवास और जग मंदिर नाम के जल महल है। और इन झीलों में जब पर्यटक आते हैं तो क्या करते हैं? नौका विहार का आनंद लेते हैं, नाव में बैठते हैं और फिर उसमें बैठ के चारों तरफ घूमते हैं। इसमें जो झीलें हैं उसमें घूमते हैं और जो झीलें हैं उसकी जो शोभा है, सुंदरता है, उसको देखते हैं। और रात के समय जब ये उद्यान तथा ये महल जो होते हैं प्रकाशित होते हैं, जब इसमें लाइट चल जाती है तो ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे से जगमगाते हैं। तो इनकी जो शोभा है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो इनकी जो शोभा है, सुंदरता है, वो देखते ही बनती है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। तो जो झीलें हैं उसमें क्या होता है? एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, इसलिए ये झीलें क्या हैं? जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस झील में ही उत्तर की ओर क्या है? एक सौर वेधशाला है, सोलर जो ऑब्जर्वेटरी है वो बनी हुई है। तो इसमें वैज्ञानिकों के द्वारा क्या होता है? सूर्य की जो गतिविधियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या है? एक वेधशाला है, सौर वेधशाला, जिसमें कि सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। झीलें हैं, इसके अलावा क्या है? बहुत से ऐतिहासिक स्थान हैं और दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य स्थान हैं। पिछौला झील के किनारे क्या है? महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जो मतलब जो महाराणा प्रताप थे उनके आने वाली जो संतानें वगैरह थी, उनके बच्चे हैं, उनके क्या है? भव्य महल हैं। तो पिछौला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है, बहुत विशाल महल है। इसमें कांच का काम हो रखा है और चित्रकारी हुई है, जो कि देखने योग्य है, अद्वितीय है, बहुत अद्भुत है, अनोखी है, किसी की उससे तुलना नहीं की जा सकती। तो इसमें क्या है? जो ये महल है उसमें कांच का काम हुआ है और चित्रकारी की गई है। और फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है और इस पर चेतक घोड़े पर सवार जो महाराणा प्रताप हैं उसकी विशाल प्रतिमा है। महाराणा प्रताप की इस पर विशाल प्रतिमा बनी हुई है। उसी परिसर में जो महाराणा प्रताप है उनके सहयोगी जो थे, उनके साथ जो काम करते थे, हकीम खां सूरी और भामा शाह, भीलू राणा पूंजा और मन्ना झाला, इन सब की भी क्या है? प्रतिमाएं हैं, उनकी तस्वीरें हैं। तो ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है।
तो उनकी जो गौरव गाथा है, उन्होंने क्या किया, ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो इससे दर्शकों में क्या होता है, राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। जब ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या काम किए, जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो जो पर्यटक होते हैं, दर्शक यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, दर्शक जो होते हैं बैठे होते हैं, उनमें क्या होता है, राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ रात दिन पर्यटकों का जो आना जाना है वो बना ही रहता है। तो यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो आते जाते रहते हैं। तो फतेह सागर के पास ही उत्तर में क्या है, एक पहाड़ी पर नीवज माता का सुंदर मंदिर है। तो फतेह सागर के पास ही उत्तर में यहाँ एक पहाड़ी है, वहाँ पर नीमच माता है, उनका सुंदर, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। इस पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है और यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। तो जो ये प्रतिमा है इतनी ऊंची बनी हुई है, इसको देखकर पता चलता है कि जो महाराणा प्रताप थे उनकी आयु जब 57 साल, मतलब वो 57 साल के थे तब उनकी मौत हो गई थी, वो स्वर्गलोक सिधार गए थे। तो यहाँ एक थिएटर भी है, इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। तो यहाँ पर जो थिएटर है उसमें जो महाराणा प्रताप थे उनके जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई, उन्होंने जीवन में कितने कष्ट सहे, क्या क्या किया, वो सब चीज़ें इस थिएटर में दिखाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं, उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी है। तो जो और प्रतिमाएं हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है ये कौन है, उनके बारे में सब बताया गया है। तो यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत की क्या है, गरमा में जो राजस्थान है तथा गौरवपुर मेवाड़ है उसका दिग्दर्शन होता है। तो ये जो स्थान है बहुत ही प्रेरणादायक है, इसको देखने से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश के लिए कुर्बान होना चाहिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। तो जहाँ विशाल भारत, गरमा में राजस्थान तथा गौरवपुर मेवाड़ का क्या होता है, दिग्दर्शन होता है। तो हमें पता चलता है कि हमारा जो भारत है वो कितना गरमामय है। राजस्थान जो है, जिसमें कि क्या है, भारत में राजस्थान है और वहाँ पर जो ये चीज़ें हैं कितनी महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, और हमारे देश में जो यहाँ पे लोग हुए उन्होंने कितने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए काम किए। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। तो फतेह सागर के पश्चिम में क्या है, एक पहाड़ी है, उस पर सज्जनगढ़ का किला है। तो यहाँ पर बहुत से किले हैं, झीलें हैं। तो इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। सज्जनगढ़ का जो किला है वो किसने बनवाया था, महाराणा सज्जन सिंह ने। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया था। तो अभी भी क्या हुआ, जो ये राजस्थान सरकार द्वारा जो ये वन्य क्षेत्र है उसको अभयारण्य घोषित किया गया। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है और यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ की जो लोक कलाएं हैं उनको विकसित करने के लिए यहाँ पर जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ प्रतिवर्ष क्या होता है, दिसंबर के महीने में एक मेला लगता है और इसमें देश विदेश के कई कलाकार हैं वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। झीलों की इस नगरी में क्या है, गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम के सुंदर 2 बगीचे हैं। ये एक बगीचा है गुलाब बाग और दूसरे का नाम है सहेलियों की बाड़ी। ये 2 सुंदर बगीचे हैं। तो जो गुलाब बाग है उसमें तरह तरह के गुलाब खिलते हैं। इनकी जो भीनी महक है, इसमें जो खुशबू आती है, उससे क्या होता है, दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं जब उनको इसकी महक आती है। तो यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। तो रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। तो यहाँ पर जो चिड़ियाघर है उसमें बहुत सी रंग बिरंगे पक्षी हैं, चिड़ियाँ हैं। जब वो चहचहाती हैं तो सबको बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है। यहाँ क्या है, बच्चों की रेलगाड़ी भी है। तो आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, इस रेलगाड़ी में बैठ सकते हो, किंतु
टिकट लेना मत भूलना, क्योंकि जो ये रेलगाड़ी है इसमें तभी बैठ सकते हैं जब हमारे पास टिकट होता है, तो आप टिकट लेना मत भूलना। तो यहाँ पर जो पहले क्या थे, शेर भी थे, तो यहाँ पे शेर थे और भी जानवर थे। तो जो हिरन थे वो क्या करते, इधर उधर भागते थे, कुलाचे भरते थे, उनको देख के बच्चे बहुत खुश होते थे। लेकिन जब से सज्जनगढ़ को क्या किया गया, अभयारण्य घोषित किया गया, तो सब प्राणियों को, जो जानवर थे, उनको वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया। अभयारण्य कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी जो जानवर होते हैं वो बिना डरे घूम सकते हो। अभय धन अरण्य, मतलब अभय मतलब घूम सकें बिना डरे हुए, और अरण्य कहते हैं वन, तो ऐसा वन जिसमें कोई भी जानवर हो बिना डरे इधर उधर घूम सके। तो ये जो संस्थाएं होती हैं क्या करती हैं, ऐसे वनों की रक्षा करती हैं, उनके संरक्षण में होते हैं ये वन। तो यहाँ पर जो जानवर होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो जब से सज्जनगढ़ था उसको अभयारण्य घोषित किया गया, तब से क्या हुआ, सारे जानवरों को वहाँ पर भेज दिया, और वहाँ पर जो संस्थाएं वगैरह होती हैं उनकी देखभाल करती हैं। तो सहेलियों की बारी में जब फव्वारे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हों, जन्नत में आ गए हों, स्वर्गलोक में आ गए हों। तो इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। तो हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर क्या होता है, इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। तो जब हरियाली अमावस्या होती है और गणगौर का अवसर आता है, तो इन मेलों में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा लगता है पूरा शहर यहाँ पर आ गया हो, और आसपास के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती यहाँ पर। तो यदि इन मेलों में आप जाओगे तो चक्री, डोलर, जो झूले हैं उसमें आप जरूर झूलना, बहुत मजा आता है। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। तो इतिहास में प्रसिद्ध जो ये नगर है उसमें क्या है, भारतीय लोक कला मंडल भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं, और इस संस्था की देश विदेश में अपनी अलग पहचान है। तो यहाँ पर कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं, और उनका जब नाच और करतब देखते हैं दर्शक तो उनको बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत पहले के ज़माने से चली आ रही हैं, इनको संभाल के रखा है इन लोगों ने। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस शहर में आना होगा। तो जो कंकु है वो कहती है कि आप इन सब का अगर आनंद लेना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारे देश की, आप हमारे देश में पधारिए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक